हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज है, उसमें एक टॉपिक आता है हमारा एनर्जी मीटर। मेजरमेंट का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इस सेशन में एनर्जी मीटर को पूरा डिस्कस कर लेंगे ना। एनर्जी मीटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, आपका स्टेट का जेई का एग्जाम हो, इंडिया में कहीं पे भी जेई का एग्जाम होता है, अगर एनर्जी मीटर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आज के इस सेशन से आपके कवर यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये एनर्जी मीटर है ना, हम इसको एनर्जी मीटर एक तरह से क्या है, जो हमारी एनर्जी को रीड करे, राइट। एनर्जी मीटर क्या है, जो एनर्जी को रीड करे। और एनर्जी होती क्या है, एनर्जी हमारी होती है पावर का इंटीग्रल। मतलब पावर को हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, उसका सम करना, कि हम लोग कितना पावर को कितने टाइम में कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पावर इंटू टाइम हमारा होता है एनर्जी। मतलब एक तरीके से इंटीग्रल ऑफ पावर हमारा होता है एनर्जी, राइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इससे हम बोल सकते हैं कि क्योंकि एनर्जी आपका पावर का इंटीग्रल है, इसी बेस पे हम बोलते हैं कि हमारा जो एनर्जी मीटर है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज द इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पे हम मेजर्ड वैल्यू को प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू पे जाके ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम लोग अपने घरों में कैसे एनर्जी मीटर को यूज करते हैं। ये आपके घर के सामने की रोड है, ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास पोल दिखाई देगा, है ना, जहां पे 4 वायर्स होती है ना, 3 आपके फेस हो गए, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, और नीचे वाला हो गया आपका न्यूट्रल। तो जैसे आप अपने घर पे सिंगल फेस का कनेक्शन लेते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिंगल फेस एनर्जी मीटर ही पढ़ाने वाला हूँ, तो ये आपका एनर्जी मीटर सिंगल फेस का। तो आप क्या करते हैं, फेस से एक वायर लेके आएंगे और न्यूट्रल से एक वायर लेके आके अपने एनर्जी मीटर में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे एनर्जी मीटर का कनेक्शन हो गया कि कैसे हम लोग अपने घर पे उसको कनेक्ट करते हैं। अगर एनर्जी मीटर के कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 4 सेक्शन में। कौन कौन से, पहला हम बोलते हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म। जैसे आपने एनर्जी मीटर देखा होगा अपने घरों पे भी, हालांकि आजकल तो डिजिटल एनर्जी मीटर यूज होते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले एनालॉग एनर्जी मीटर यूज होते थे। तो यहाँ पे एक डिस्क रहती थी ना, तो हमें उस डिस्क को घुमाना पड़ता है। जैसे आपके पास पीएमएमसी एक इंस्ट्रूमेंट था, मूविंग आयरन एक इंस्ट्रूमेंट था, तो वहां पे आपको उन पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क को रोटेट करवाना है, राइट। तो आपको ध्यान समझना होगा, एनर्जी मीटर में आपको यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको ड्राइविंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको सबसे पहला जो मैकेनिज्म हमको लगता है, दैट इज योर ड्राइविंग मैकेनिज्म, जो कि डिस्क को घुमाने के लिए हमको मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, है ना, उसमें कॉइल्स लगाएंगे, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है रोटेटिंग मैकेनिज्म, मतलब डिस्क को घुमाना भी है, तो डिस्क हमारी हो गई रोटेटिंग मैकेनिज्म। तीसरा हमारा होता है कि भाई अगर हमको घर पे हमने कभी लोड बढ़ा दिया, तो डिस्क की स्पीड एक्सेलरेट हो जाएगी, तेज तेज घूमेगा, जिससे हमारा बिल ज्यादा आएगा। और कभी अगर हमने लोड कम यूज किया तो उसको ब्रेक लगाना भी जरूरी है, तो हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग मैकेनिज्म का यूज करेंगे, जहां पे हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, है ना, जो कि एक तरीके से ब्रेकिंग मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा मैकेनिज्म उसको हम बोलते हैं रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, मतलब कि हमारी जो रीडिंग्स होती है ना, उसको हम बोलते हैं रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो, यहाँ पे हमारे पास चारों मैकेनिज्म आपको दिखाई देंगे। जैसे आपको पहले मैंने बोला कि ड्राइविंग मैकेनिज्म, तो ड्राइविंग मैकेनिज्म के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सबसे पहले यहाँ पे यूज किया संट मैग्नेट। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा मैंने संट मैग्नेट। तो ये जो संट मैग्नेट है वो आपका ई शेप में होता है, और एक मेरे पास होता है सीरीज मैग्नेट, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका यू शेप में होता है। ठीक है, संट मैग्नेट के ये लिम्ब होती है, इसको बोलते हैं लिम्ब, ये हमारा हो गया लिम्ब। तो हम लोग संट मैग्नेट के सेंट्रल लिम्ब पे पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करते हैं। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, संट मैग्नेट के सेंट्रल लिम्ब में पोटेंशियल कॉइल होगी, और सीरीज मैग्नेट के दोनों लिम्ब में बराबर बराबर नंबर ऑफ टर्न्स में आपकी करंट कॉइल होगी। करंट कॉइल, जैसे आपका ये घर है, तो ये आपका 3 फेज से एक न्यूट्रल था,
तो आपकी पोटेंशियल कॉइल में हमेशा वो वोल्टेज होगा जो कि सोर्स का वोल्टेज, मतलब फेज वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोटेंशियल कॉइल को, ठीक है ना। और हम फेज को और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे इन सीरीज विद द लोड, मतलब आपके घर से। तो ये आपके पास यहाँ पे फेज आया है, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, पूरे घर में घूम गया और यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट होकर वापस चला गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग करंट, ये आपका जो सीरीज मैग्नेट जो करंट कॉइल है, इसमें जो करंट है वो चेंज होती रहेगी ना, कम कम ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि आप घर पे लोड बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगी, लोड कम कर दोगे तो करंट कम हो जाएगी। तो कौन सी करंट कम होगी? करंट कॉइल की। लेकिन ये जो पोटेंशियल कॉइल है पैरेलल में कनेक्टेड सप्लाई के, तो इसमें जो करंट होगी ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। और पोटेंशियल भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? कांस्टेंट देखने को मिलेगा कि आप सप्लाई से करंट यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे के लिए ड्राइविंग मैकेनिज्म के लिए मैंने दो चीजों का यूज किया है। पहला संट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट, पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल। यहाँ पे सेंट्रल लिंब में, यहाँ पे दोनों ये साइड लिंब में, पहला काम होगा। दूसरा था रोटेटिंग मैकेनिज्म। रोटेट करने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी एल्यूमिनियम की डिस्क लगाई। एल्यूमिनियम की डिस्क क्यों यूज करिए? हल्का होता है इस वजह से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की डिस्क हो गई, तीसरा हो गया। और तीसरा हमारे पास था ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो हमको इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हमने ब्रेकिंग मैग्नेट लगाया। अब ध्यान से देखो, जो ब्रेकिंग मैग्नेट है ये भी एक यू शेप में है ना। और ये ब्रेकिंग मैग्नेट क्या करेगा? इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? ध्यान समझिएगा। अगर आप यहां से, इस ब्रेकिंग मैग्नेट है जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, और ये ग्रीन कलर आपका ये स्पिंडल है ना, स्पिंडल का आपका एक तरह से सेंटर पॉइंट हो गया। तो जैसे अगर आप इस ब्रेकिंग मैग्नेट को स्पिंडल के पास में लेके आओगे तो जो डिस्टेंस है आर वो कम होगी। अगर डिस्टेंस आर कम होगी तो इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी स्पीड। मतलब अगर आर कम हो रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो जो डिस्क है इसकी स्पीड आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग मैग्नेट को स्पिंडल से दूर ले जा रहे हो तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे आपकी स्पीड भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमारा जो ब्रेकिंग मैग्नेट है वो कैसे काम करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हमारा तीसरा मैकेनिज्म भी हो गया। चौथा मैकेनिज्म था हमारा, जो हमारी रीडिंग आती है ना हमारे एनर्जी मीटर में, तो वो हमारी हो गई ये, इसको बोलते हैं ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर। हमने यहाँ पे ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर यूज किया है फॉर रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। तो ये हमारे चार मैकेनिज्म होते हैं एक तरीके से हमारे एनर्जी मीटर की वर्किंग को या फिर कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सारी चीजें लिखी हुई है। ड्राइविंग मैकेनिज्म के लिए दो मैग्नेट का यूज किया, दोनों ही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इनमें से दोनों कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। उनके जो कोर होते हैं वो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। पहला हमारा संट मैग्नेट, शेप उसका ई है। कोरेंट, उसमें जो कॉइल होती है पोटेंशियल कॉइल होती है, और कौन से लिंब पे होती है? आपके सेंट्रल लिंब पे होती है। सीरीज मैग्नेट होता है एक, उसमें भी आपका क्या होता है कि आपका करंट कॉइल होती है ना। और उसमें शेप उसका क्या होता है? एक जैसे रिवर्स सी, हम उसको उल्टा सी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और करंट कॉइल होती है उसमें, और दोनों साइड लिंब में आपकी ये बाउंड की जाती है। ये आपका रोटेटिंग मैकेनिज्म है जहां पे हम लोग एल्यूमिनियम की डिस्क यूज कर रहे हैं। डिस्क का जो शेप होता है सर्कुलर होता है, जिससे आप उसके पे अच्छे से मोशन क्रिएट कर पाए, उसमें प्रॉपरली डिस्क का मूवमेंट हो पाए, ठीक है ना। और तीसरा हो गया आपका ब्रेकिंग मैकेनिज्म, वो मैंने आपको बताया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो ये रिलेशन है ना, कि हमारा एन और आर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आर मैंने बताया था कि आपका स्पिंडल के डिस्क से ब्रेकिंग मैट की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। चौथा था आपका रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, जहां पे हम लोग ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी वर्किंग पे कि हमारा इंडक्शन एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमको पता है। अब मुझे ये जानना है कि इसका ऑपरेशन कैसे काम करेगा, कैसी इसकी वर्किंग होती है। तो ध्यान समझिएगा, हमारे पास दो कॉइल होती है, एक होती है पोटेंशियल कॉइल, एक होती है करंट कॉइल। तो होता क्या, ध्यान समझिएगा। पोटेंशियल कॉइल में कौन सा पोटेंशियल है? सप्लाई पोटेंशियल है, मतलब सप्लाई वोल्टेज है, जिसकी वजह से कौन सी करंट होगी? आईपीसी। अब क्योंकि पोटेंशियल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो वहां पे एक एमएफ क्रिएट होगा, ये सुनो। और उसका एक रिलक्टेंस भी है कोर का, जिससे एक यहाँ पे फ्लक्स भी क्रिएट होगा। और फ्लक्स क्रिएट होने की वजह से जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, उसको हम बोलते हैं ईपी। ये जो ईपी होगा वो कहां पे क्रिएट होगा? आपके एल्यूमिनियम डिस्क पे। अब एल्यूमिनियम डिस्क का कुछ रिएक्टेंस भी होगा, उसकी वजह से डिस्क में एक करंट फ्लो होगी, एडी करंट फ्लो होगी, इसको बोलते हैं आईईपी। क्लियर है चीज? ओके। वैसे ही जो सेम प्रोसेस करंट कॉइल के साथ भी होगी। ये आईसी मतलब करंट कॉइल है,
करंट कॉइल में कौन सी करंट होगी, लोड करंट फ्लो होती है। कौन सी करंट होती है, लोड करंट। और जब लोड करंट है तो आपके पास करंट कॉइल में भी नंबर ऑफ टर्न्स, तो वहां पे भी एक एमएफ क्रिएट हो जाएगा। जब एमएफ क्रिएट हो जाएगा तो कोर, उस कोर का कुछ रिलेक्टेंस भी है, जिससे आपका एक फ्लक्स भी क्रिएट होगा। और फ्लक्स क्रिएट होने से आपके एल्यूमिनियम डिस्क पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ईसी। और क्योंकि डिस्क का एक रिएक्टेंस है, जो कि इस केस में रिएक्टेंस था, तो सेम रिएक्टेंस यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे मेरी एक एडी करंट फ्लो होगी आईईसी। इतना समझ में आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना वो ये है, सबको ध्यान समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ध्यान समझिएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास पहले वाले कॉइल का एक फ्लक्स होता है, ये 5pc है ना, और दूसरे वाले कॉइल की वजह से जो एडी करंट आई है वो ये। इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा और एक हमको टॉर्क देखने को मिलेगा। उस टॉर्क को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे कौन सा, TD1। इस टॉर्क का मैंने नाम दे दिया TD1। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाला कॉइल, दूसरा वाला कॉइल है, दूसरे वाले कॉइल का फ्लक्स, ये फ्लक्स हो गया, और पहले वाले कॉइल का एडी करंट आपस में इंटरेक्ट करके मुझे एक दूसरा टॉर्क देंगे, उसको बोलता मैं TD2। और जो TD1 TD2 है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, लेकिन क्योंकि मैंने डिस्क का शेप सर्कुलर रखा है, उसकी वजह से इसका जो मूवमेंट मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो कि TD1 अगर क्लॉकवाइज है तो TD2 आपका यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को लग रहा है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट में तो वो राइट में, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट मोशन है वो यूनिडायरेक्शनल आपको मूवमेंट देगा डिस्क में, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा मेरे पास, आपको इनमें नहीं जाना है डेरिवेशन पे, आप जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप वो निकालोगे तो आपको जो रिजल्टेंट टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे क्या, मैं डायरेक्टली देता हूं, ये आपका टॉर्क मिलेगा TD। क्या मिलेगा, TD इज प्रोपोर्शनल टू VPC इंटू ICC इंटू कॉस अल्फा। अल्फा यहाँ पे डिस्क का रिएक्टेंस है, ठीक है ना। अगर मैं ये मान लूं कि डिस्क का रिएक्टेंस 0 है, मतलब कि डिस्क एक तरीके से प्रॉपरली क्या है, वहां पे रजिस्टिव नेचर की है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। साइन डेल्टा माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे क्या है कि आपका पोटेंशियल कॉइल का एक तरह से हम क्या बोलेंगे, का नेचर बताता ना, कि पोटेंशियल कॉइल का नेचर होता है कि हमारा VPC और IPC के बीच का नेचर क्या है। मतलब कि VPC और IPC के बीच का एंगल हमारे पास यहाँ पे डेल्टा है। हम ये मान के चलते हैं कि ये एक तरह से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब कि इसका जो नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा पोटेंशियल का नेचर प्योरली, या फिर हम बोलेंगे हाईली इंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे पोटेंशियल कॉइल का नेचर एनर्जी मीटर में क्या होना चाहिए, हाईली इंडक्टिव, मतलब डेल्टा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको TD की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि हमको TD क्या चाहिए, VI cos phi के प्रोपोर्शनल चाहिए, राइट। अब इसको मुझे cos phi बनाना है, तो अभी पॉसिबल जब डेल्टा की वैल्यू 90 होगी, तो sin 90 माइनस phi क्या हो जाएगा, cos phi होगा, है ना। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 होनी चाहिए, है ना। तो एक बात ध्यान समझिएगा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, क्या लिखा मैंने, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क TD, हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 90। 90 मतलब कि पोटेंशियल कॉइल का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, हाईली इंडक्टिव। दूसरा, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू 0 मतलब कि जो डिस्क का रिएक्टेंस है वो आपका क्या होना चाहिए, प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क का रिएक्टेंस जो हो, डिस्क जो आपका प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए, और डिस्क का रिएक्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एरर निकालना चाहूं, एरर मेरे पास क्या हो जाएगा, WM माइनस WT। WM क्या है, VI साइन डेल्टा माइनस पाई, और VI कॉस फाई हमारे पास WT, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एरर। और WT से डिवाइड कर दो तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन डेल्टा माइनस फाई माइनस कॉस फाई अपॉन कॉस फाई इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में आता है। एक बेसिक सा पॉइंट है कि जो वर्किंग है वो हमारा इंडक्शन मोटर के जैसे लग रही है ना, एडी करंट वाली जो वर्किंग है, तो इंडक्शन मोटर के जैसे वर्किंग रही, तो हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पे कि हमारा जो एनर्जी मीटर है वो एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। एक चीज और है,
हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल कॉइल है ना, वो कहाँ पे होती है, हमारे संट मैग्नेट के सेंट्रल लिम्ब में। तो सेंट्रल लिम्ब में आपका ऊपर क्या पोटेंशियल कॉइल, उसके नीचे एक हम लोग लगाते हैं शेडिंग रिंग। ये देखो, ये आपकी पोटेंशियल कॉइल थी, उसके नीचे हम लोग लगाते हैं एक शेडिंग रिंग, है ना। शेडिंग रिंग का पर्पज यहाँ पे क्या होता है वो आपको समझ में आएगा कि हम शेडिंग रिंग इसलिए लगाते हैं जिससे हम डेल्टा जो वैल्यू थी ना, हमारा जो डिस्क का रिएक्टेंस था डेल्टा, उसकी वैल्यू हमको अप्रोक्सीमेट 90 85 तक मिल गई थी, है ना। मुझे इसको बनाना था 90, है ना। उसको 90 बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ शेडिंग रिंग का। ठीक है, समझ में आया सबको क्या बोला मैंने। मैं शेडिंग रिंग का यूज क्यों करता हूँ, शेडिंग रिंग का यूज करता हूँ टू मेक द एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईपीसी इक्वल्स टू 90। उसके लिए मैं यहाँ पे शेडिंग रिंग का यूज करता हूँ। तो लिखा मैंने, इन ऑर्डर टू अचीव डेल्टा इक्वल्स टू 90 शेडिंग रिंग इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द सेंट्रल लिम्ब ऑफ शंट मैग्नेट। शंट मैग्नेट के बॉटम में ऊपर क्या रहेगा, पोटेंशियल कॉइल, और नीचे हो जाएगी आपकी यहाँ पे शेडिंग रिंग। ब्रेकिंग टॉर्क का पर्पस क्या है, हम लोग गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर जो हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो अगर मान लो हम लोग ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा है, ब्रेकिंग टॉर्क कम है, तो गाड़ी हमारी एक्सेलरेट होती है ना। अगर हमारा ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क बराबर लग रहा तो गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा हो जाए, ड्राइविंग टॉर्क कम हो जाए, तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग। तो एक तरह से पर्पस जो कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क का काम क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। हमारे एनर्जी मीटर में कुल मिला के 3 प्रॉब्लम है। उन 3 प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली है लाइट लोड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या बोलती है, ये प्रॉब्लम आपसे बोलती है कि अगर हम अपने बात करें यहाँ पे एनर्जी मीटर में, हमारे घर पे मान लीजिए लोड है, बहुत सारे बल्ब है, मैंने क्या किया, रात के टाइम पे सारे बल्ब ऑफ कर दिए, एक छोटा सा बल्ब मैंने ऑन किया, उससे मेरी करंट कॉइल की करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से जो टॉर्क डेवलप होगा वो उतना सफिशिएंट टॉर्क डेवलप नहीं हुआ कि उस डिस्क को घुमा सके, तो आपकी डिस्क रुकी हुई है। लेकिन आप तो एनर्जी यूज कर पा रहे हो, तो आइडियली उस डिस्क को घूमना चाहिए, बट डिस्क नहीं घूम रही है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लाइट लोड प्रॉब्लम। हालांकि इस प्रॉब्लम से जो कंज्यूमर्स को फायदा है, बट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम तो है ना। तो अगर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोग इस प्रॉब्लम को देखना चाहें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम लोग इस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा काम वो करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया कि करंट कॉइल का फ्लक्स थोड़ा सा कम हुआ होगा क्योंकि उसमें करंट कम थी, है ना, क्योंकि आपने लाइट लोड लगा, बहुत कम लोड लगा हुआ था रात में। तो आपने क्या किया कि अगर करंट कॉइल का फ्लक्स कम है तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स बढ़ा दो। वो कैसे बढ़ाओगे, वो आप बढ़ा दोगे शेडिंग रिंग से, क्योंकि शेडिंग रिंग पे अगर आप थोड़ा सा पोटेंशियल कॉइल ज्यादा पास में कर दोगे तो उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जितना भी फ्लक्स यहाँ पे कम हुआ था उतना वहां पे कंपनसेट हो जाएगा, तो डिस्क आपकी एटलीस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक सोल्यूशन हो गया लाइट लोड प्रॉब्लम का कि आपने शेडिंग रिंग को पोटेंशियल कॉइल के थोड़ा सा पास में कर दिया। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पोटेंशियल कॉइल को, जो हमारी शेडिंग रिंग है, पोटेंशियल कॉइल के ज्यादा पास में कर देते हैं, उससे एक और नई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आपकी क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर पे लोड कोई भी कनेक्टेड नहीं, हमने घर के सारे लोड बंद करके रखे, तब भी हमारी डिस्क धीरे धीरे घूम रही है। वो ऐसा क्यों हुआ, उसके 2-3 रीजन है। पहला तो क्या कि अगर हमने सप्लाई ज्यादा दे दी, ओवर वोल्टेज दे दिया, तो उससे हमारा पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स बढ़ गया, उसकी वजह से हमारा डिस्क घूम सकता है बिना किसी लोड के। ठीक है। और दूसरा हमारा जो रीजन है कि अगर हमने शेडिंग रिंग को पोटेंशियल को ज्यादा पास में कर दिया, तो जो पहले हमने लाइट लोड प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाला था वो सोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि उस केस में बन जाएगा आपका क्या, क्रीपिंग एरर, कि भाई आपने डिस्क को ज्यादा पास में कर दिया। जो आपका शेडिंग रिंग है पोटेंशियल कॉइल के ज्यादा पास में होने की वजह से वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर होता क्या है कि हम पोटेंशियल कॉइल पे प्रॉपर पोटेंशियल दे रहे हैं, लेकिन जो लोड करंट है, मतलब जो करंट कॉइल है उसमें करंट जीरो है, बट तब भी हमारी डिस्क घूम रही है, उसको हम बोलते हैं आपकी क्रीपिंग एरर। मतलब पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज्ड है, करंट कॉइल अनएनर्जाइज्ड है, तब भी डिस्क हमारी घूम रही है, जो कि नहीं घूमनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 सोल्यूशन है। पहला कि आप डिस्क पे एक छोटा सा आयरन का पीस कनेक्ट कर दो, तो जैसे ही वो घूमेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो लॉक हो जाएगा, तो घूमेगा नहीं। पहला चीज तो हो गया। लेकिन अगर आप ये सोल्यूशन लोगे तो एक चीज, 2 चीजों की प्रॉब्लम है कि पहले एक डिस्क उसको घूमना पड़ेगा,
तब जाके रुकेगा, मतलब एक रोटेशन तो हमको एक्स्ट्रा मिल गया जो कि बिजली बिल में काउंट होगा। दूसरा एक जो प्रॉब्लम है कि हमारा डिस्क का वेट बढ़ जाएगा। दो प्रॉब्लम को देखने को मिलेंगे अगर हम वहां पे एक आयरन का पीस कनेक्ट करते हैं तो। लेकिन एक हमारे पास और सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि अगर हम अपने डिस्क में डायगोनली दो होल क्रिएट करते हैं, उससे क्या होगा, होल क्रिएट करने की वजह से हमारे पास जैसे ही डिस्क घूमेगा तो वहां पे जहां पे होल होगा वहां पे हाई रिलक्टेंस आ जाएगा, उसकी वजह से हमारा डिस्क वहां पे रुक जाएगा। तो ये एक हमको सोल्यूशन देखने को मिलता है। जो बेस्ट सुटेबल हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है कि हम अगर होल क्रिएट करेंगे तो उससे वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है। अब आती है एक तीसरी प्रॉब्लम। मैंने दो प्रॉब्लम को बताई, पहली थी आपकी लाइट लोड प्रॉब्लम, दूसरी जो प्रॉब्लम थी आपकी उसको मैंने बताया आपकी क्रीपिंग एरर, और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टेस्टिंग की प्रॉब्लम। टेस्टिंग मतलब क्या, जैसे आपने कोई भी एक एनर्जी मीटर बना दिया, बनाने के बाद उसको डायरेक्टली कंज्यूमर को हम दे नहीं सकते, उसको हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और टेस्टिंग करने के लिए हमको उसको कुछ ना कुछ यूनिट तक देखना पड़ेगा कि हमारी डिजिट प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, रजिस्टरिंग मैकेनिज्म प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमको उसको एक प्रॉपर लोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब हम लोड से कनेक्ट करके उसको घुमा के देखेंगे तो हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है और बहुत टाइम भी हमको टेस्टिंग में लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को मतलब हटाने के लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं फैंटम लोडिंग टेस्ट। फैंटम लोडिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहां पे, ये हमारी करंट कॉइल है, ये हमारी पोटेंशियल कॉइल है, तो पोटेंशियल कॉइल में, सॉरी ये पोटेंशियल कॉइल, ये हमारी करंट कॉइल है, तो करंट कॉइल के सीरीज में हम लोग एक स्मॉल डीसी वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे विथ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, और हमारे पास यहाँ पे एक हाई करंट फ्लो होगी जस्ट बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज, क्योंकि इसका बहुत कम होगा, तो हमारे पास यहाँ पे हाई करंट फ्लो होगी। तो इससे हम ये चेक कर पाए कि हमारा मीटर जो है प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये एक फैंटम होता है, फिक्टियस मतलब इमेजिनरी लोडिंग। तो हमको इस टेस्ट में हमको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। मैंने कैलकुलेशन बताया कि अगर आप नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1152 रुपए लग रहे हैं पर मीटर, लेकिन अगर आप यहाँ पे फैंटम लोडिंग टेस्ट करेंगे तो अप्रोक्स आपका 50 या 60 रुपए लग रहे हैं टेस्टिंग के, है ना। वो भी अगर मैंने 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट जोड़ा तब जाके आपको 60 रुपीज में आपको पूरा काम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमको एक यहाँ पे क्या मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। तो मतलब फैंटम लोडिंग में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कॉइल में प्रॉपर वोल्टेज देंगे, सप्लाई वोल्टेज, और करंट कॉइल को एक स्मॉल डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे विद अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है एनर्जी मीटर में, जिसको हम बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट वो चीज होती है कि जैसे हमारी डिस्क है, तो डिस्क 1 यूनिट एनर्जी रिकॉर्ड करने के लिए कितने रिवोल्यूशन ले रहा है, उसी को हम बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय डिस्क टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी, मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए डिस्क कितने रोटेशन ले रहा है, कितने रिवोल्यूशन ले रहा है, उसी को हम बोलते हैं आपका मीटर कांस्टेंट, जो कि हर एक मीटर का अलग अलग होता है। मीटर कांस्टेंट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, जो मीटर बनाता है वो लिख के देता है कि भाई इतना मेरा मीटर कांस्टेंट है। और मीटर कांस्टेंट अलग अलग मीटर का अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट फिक्स हो गया, ऐसा नहीं, अलग अलग मीटर का अलग अलग वो हो सकता है। अब इनमें क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं। जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर इज 1000, आपका एक एनर्जी मीटर है जिसका मीटर कांस्टेंट 1000, इसका ये मतलब हुआ कि वो 1000 रिवोल्यूशन ले रहा है फॉर 1 किलोवाट आवर। इफ इट टेक्स 20,000 रिवोल्यूशन इन जस्ट 5 आवर्स, अगर वो 5 घंटे में इतने रिवोल्यूशन ले रहा है तो हमारा कितना पावर यूज हुआ हमको ये बताना है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, मीटर कांस्टेंट कितना 1000, ठीक है ना। तो अगर उसने 1000 रिवोल्यूशन लिया एक यूनिट के लिए, है ना, तो 20,000 रिवोल्यूशन में कितनी यूनिट आ जाएंगी, हमारे पास लगभग 20 यूनिट आ जाएंगी। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 20 यूनिट। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे 20 यूनिट आ जाएगी ई। ई मतलब होता है कि आपका 20 किलोवाट आवर। अब आपको यहाँ से निकालना है सिर्फ वॉट, तो किलो और आर से डिवाइड कर दीजिए, कितना सिंपल है। ई होता है हमारे पास एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, है ना। तो आप इसको टाइम से डिवाइड कर दो, 5 बार से डिवाइड कर दो, 5 घंटे टाइम दिया उसमें,
तो 5 घंटे से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पावर मिल जाएगी। तो पावर आपका हो जाएगा 4 किलो। ठीक है ना। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चन के बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर आपने जितना मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको एनर्जी मीटर में आगे चल के कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।